वेलकम टू फ्लो मैथ गाइस। आज हम करेंगे जून 2011 के लीनियर अलजेब्रा के पार्ट बी के सॉल्यूशंस। तो आइए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। एज जो है वो सेट दे रखा है हमें 5x5 की मैट्रिसेस का और तीन कंडीशंस लगा रखी हैं। पहली कंडीशन है ए आई जे इज इक्वल टू 0 होगा या फिर 1 होगा। बाकी दो कंडीशन क्या है कि सबमिशन ए आई जे इज इक्वल टू 1 फॉर एवरी आई वेयर जे वेरीज एंड सबमिशन ए आई जे इज इक्वल टू 1 फॉर एवरी जे वेयर आई वेरीज। सो अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा फिर हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने हैं। इसके अंदर चार ऑप्शन दे रखे हैं 5 स्क्वायर 5 फैक्टोरियल एंड 55। तो अब इस क्वेश्चन को हम जो थोड़ा है सिंप्लीफाइड फॉर्म में कर लेते हैं। वो क्या कि हमें क्या दे रखा है 5x5 की मैट्रिसेस दे रखी है। फाइव क्रॉस फाइव की मैट्रिक्स दे रखी है और बाकी तीन कंडीशन लगा रखी है। तो पहली कंडीशन ए आई जे इज इक्वल टू 0 और 1। इसका मतलब क्या हुआ कि या तो हर एक एंट्री 0 होगी या फिर 1 होगी। बाकी दो कंडीशन जो है सबमिशन ए आई जे इज इक्वल टू 1 फॉर एवरी आई एंड सबमिशन ए आई जे इज इक्वल टू 1 फॉर एवरी जे। इन दो कंडीशन का क्या मतलब हुआ? तो देखिए, अगर मैं इसका मतलब होता है कि आई को फिक्स कर दो और जे को वेरी करो। तो अगर एक बार मैं आई को फिक्स करता हूँ आई इक्वल्स टू 1, तो आई क्या रिप्रेजेंट करता है? आई रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ रोज को। तो मैं कौन किसकी बात कर रहा हूँ? फर्स्ट रो की। सो आई इक्वल्स टू 1 और अब मैं जे को वेरी करूंगा तो a11 प्लस a12 प्लस a13 प्लस a14 प्लस a15 इक्वल्स टू 1। आई फिक्स है हर जगह, ए आई जे होता है आई फिक्स है और जे को वेरी कर रहे हैं। तो देखो a11 प्लस a12 प्लस a13 प्लस a14 प्लस a15 इक्वल्स टू 1 मीन्स सम ऑफ द एंट्रीज ऑफ फर्स्ट रो इक्वल्स टू 1। सिमिलरली जब मैं i को 2 फिक्स करूंगा तो क्या आएगा? a21 a22 a23 a24 a25 इन सभी का सम जो आएगा वो 1 आएगा। मतलब सम ऑफ एंट्रीज ऑफ सेकेंड रो इक्वल्स टू 1। ऐसे थर्ड रो के लिए, सिमिलरली फोर्थ रो एंड फिफ्थ रो। सो इससे हम क्या इंप्लाई कर सकते हैं? इससे हम ये इंप्लाई कर सकते हैं कि सम ऑफ एंट्रीज ऑफ एवरी रो इक्वल्स टू 1। सिमिलरली सेकेंड कंडीशन के अंदर क्या हुआ है? फर्स्ट से देखें तो केवल आई और जे की जो प्लेसेस है वो इंटरचेंज हो गई है। मतलब अब मैं पहले जे को फिक्स करूंगा फिर आई को वेरी करूंगा। जे क्या रिप्रेजेंट करता है? जे रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ कॉलम्स को। तो जे को फिक्स करने का मतलब हुआ कि मैं कॉलम की बात कर रहा हूँ। सो जे इक्वल्स टू 1 तो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट कॉलम तो a11 a21 अब मैं आई वेरी कर रहा हूँ। तो देखिए हर जगह जे फिक्स है और आई को वेरी किया गया है इक्वल्स टू 1। तो फर्स्ट कॉलम है और बाकी जो एंट्रीज हैं a11 a21 a31 a41 a51 इन सभी का जो सम है वो 1 है। सिमिलरली जब मैं सेकंड कॉलम की बात करूंगा तो इन सभी एंट्रीज का सम जो आएगा वो 1 आएगा। फिर थर्ड के लिए भी 1 आएगा। सिमिलरली हर एक कॉलम के लिए 1 आ जाएगा। तो सम ऑफ एवरी कॉलम एंट्रीज ऑफ every column equals to 1। क्लियर? अब हमें क्या करना है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट करने हैं एस के अंदर। सो मैंने कोई भी 5x5 की मैट्रिक्स ले ली है। अब वो उसके अंदर हम जो पहली रो लेंगे, पहली रो के अंदर हमारे पास कितनी प्लेसेस है 1 को फिल करने के लिए? पहली रो के अंदर हमारे पास है 5 प्लेसेस 1 को फिल करने के लिए। अब हमें देखा है कि एंट्रीज का जो सम है वो 1 होना चाहिए। मतलब हर एक रो का जो सम है वो 1 होना चाहिए। तो हर एक रो का सम 1 होना चाहिए और ऑप्शन 0 और 1 है। इसका मतलब क्या हुआ कि मैं एक बार ही एक रो के अंदर एक बार ही एक एंट्री ही 1 हो सकती है। बाकी एंट्रीज को क्या होना पड़ेगा? 0 होना पड़ेगा क्योंकि सम को 1 रखना है। अगर मैं एक से ज़्यादा एंट्री 1 होती है तो सम जो हो जाएगा वो 1 से बड़ा हो जाएगा। और अगर एक से कम एंट्री, मतलब एक भी एंट्री 1 नहीं होती तो सम 0 हो जाएगा जो कि 1 से कम होगा। तो हमारी कंडीशन फिर फुलफिल नहीं होगी। तो हमें हर एक रो के अंदर एक ही एंट्री 1 हो सकती है। और सिमिलरली जब हर एक कॉलम का सम भी 1 है तो हर एक कॉलम के अंदर एक ही एंट्री 1 हो सकती है। बाकी एंट्रीज को 0 होना पड़ेगा। सो अब बात करते हैं मैट्रिक्स ले ली 5x5 ऑर्डर की। पहले रो के अंदर अगर मेरे पास 1 रखने के लिए कितनी प्लेसेस है? 5 प्लेसेस है। फॉर फर्स्ट रो number of places
फॉर 1 इज इक्वल्स टू 5। सिमिलरली जब मैं सेकेंड रो की बात करूंगा, जब मैं सेकेंड रो की बात कर रहा हूं तो सेकेंड रो के अंदर अगर मैंने पहली रो के अंदर जिस भी कॉलम के अंदर मेरा 1 आया, सपोज मैंने इस कॉलम के अंदर 1 फिल कर दिया, तो अब सेकेंड रो के अंदर मैं इस कॉलम के अंदर 1 नहीं रख सकता, क्योंकि हर एक कॉलम के अंदर एक ही एंट्री 1 हो सकती है। अगर एक से ज़्यादा एंट्री 1 हुई तो सम 1 नहीं रहेगा फिर उस कॉलम का। तो ये वाला जो कॉलम है अब कैंसिल हो गया हमारे लिए। तो मेरे पास 1 के लिए कितने ऑप्शन रह गए? 4 ऑप्शन रह गए। तो एक बार मैंने अगर सपोज मैंने इसके अंदर 1 रख दिया, तो अब थर्ड रो के अंदर मेरे पास क्या हो गया? थर्ड रो के अंदर अब भी मेरे पास 3 ऑप्शंस रह जाएंगे, कि इस कॉलम के अंदर एक बार 1 आ चुका है, तो ये वाला कॉलम हमारे लिए कैंसिल हो गया। तो थर्ड रो के लिए 3 ऑप्शंस रह गए। सिमिलरली फोर्थ रो के लिए 2 और फिफ्थ रो के लिए 1। तो अब हमें एस की कार्डिनलिटी काउंट करनी है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट करने हैं, तो वो कितने हो जाएंगे? फाइव इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, so it will be 5 factorial. क्वेश्चन नंबर 23, अगर डी हमारे पास क्या दे रखा है, लेट डी बी ए नॉन जीरो एंड क्रॉस एंड रियल मैट्रिक्स विद एन ग्रेटर देन इक्वल टू 2, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इम्प्लीकेशन इज वैलिड। मतलब डी जो है हमें क्या दे रखा है, एक नॉन जीरो एन क्रॉस एन का रियल मैट्रिक्स दे रखा है, तो हमें बताना है कि कौन सा इम्प्लीकेशन है वो वैलिड है। तो 4 ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन इज डिटरमिनेंट ऑफ डी जीरो है, तो क्या वो ये इंप्लाई करता है कि रैंक ऑफ डी भी जीरो है। सेकंड ऑप्शन है कि डिटरमिनेंट ऑफ डी 1 है, तो क्या वो ये इंप्लाई करता है कि रैंक ऑफ डी नॉन जीरो है। और सी ऑप्शन इज रैंक ऑफ डी अगर 1 है, तो क्या वो ये इंप्लाई करेगा कि डिटरमिनेंट ऑफ डी जो है वो नॉन जीरो है। और रैंक ऑफ डी अगर फुल है, मतलब फुल रैंक का मैट्रिक्स है, तो क्या वो ये इंप्लाई करेगा कि डिटरमिनेंट ऑफ डी कभी 1 नहीं हो सकता। तो गाइस हमारे पास जो होता है क्वेश्चन करने के 2 तरीके होते हैं, या तो आपको रिजल्ट याद हो तो रिजल्ट आप डायरेक्टली काम में ले सकें, या फिर कुछ क्वेश्चन में होता है कि आप जो है तीनों जो है मतलब आप बाकी 3 ऑप्शंस को फॉल्स कर दो, बचेगा जो एक ऑप्शन है उसको ट्रू कर दो। सो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहले दोनों तरीके से करेंगे। पहले हम जो करेंगे वो रिजल्ट से करेंगे, सेकंड थिंग हम बताएंगे कि कैसे हम ऑप्शंस को डिस्कार्ड करके भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो पहला जो है हम रिजल्ट यूज़ कर रहे हैं वो क्या कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए अगर नॉन जीरो हो, इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉन जीरो, तो रैंक जो होगी वो हमेशा फुल रैंक होगी, अगर जहाँ पे ए जो है एन क्रॉस एन का मैट्रिक्स है। मतलब अगर रैंक एन है तो डिटर्मिनेंट ऑफ डी, किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट अगर नॉन जीरो है तो ये इंप्लाई करता है कि जो रैंक होगी वो फुल होगी, रैंक एन होगी। सो इस यहाँ पे देखें तो डी ऑप्शन के अंदर डिटर्मिनेंट ऑफ डी जो है 1 है, मतलब नॉन जीरो है। नॉन जीरो है तो रैंक क्या होगी, फुल होगी। अगर फुल होगी तो कभी भी जीरो हो ही नहीं सकती, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। और हम जो कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, सेक्शन बी का क्वेश्चन कर रहे हैं। उसके अंदर क्वेश्चन के अंदर एक ही ऑप्शन सही होता है, एमसीक्यू होता है, हैंस इसका आंसर हो जाएगा बी। अब कई बार हमें क्या होता है, केवल ऑप्शंस को डिस्कार्ड करना होता है, तब जाके हमें सही आंसर मिल जाता है। तो ऑप्शन को डिस्कार्ड कैसे करें, केवल एक काउंटर एग्जाम्पल ढूंढ के। लाइक पहला जो है वो क्या है कि डिटर्मिनेंट ऑफ डी अगर जीरो है, मतलब किसी नॉन जीरो मैट्रिक्स का डी नॉन जीरो दिया हुआ था, तो किसी नॉन जीरो मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट अगर जीरो हो तो क्या ये इंप्लाई करता है कि उसका रैंक जीरो ही होना पड़ेगा। सो वी कैन टेक एन एग्जांपल। नॉन जीरो मैट्रिक्स है क्योंकि हर एक एंट्री नॉन जीरो है, हर एक एंट्री जीरो नहीं है, एक एंट्री नॉन जीरो है, तो नॉन जीरो मैट्रिक्स है। डिटर्मिनेंट क्या है इसका, 1 इंटू 0 माइनस 0 इंटू 0 दैट इज 0। डिटर्मिनेंट 0 है, नॉन जीरो मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट 0, बट रैंक क्या है इसकी, रैंक है 1। ये क्या कहते हैं कि अगर डिटर्मिनेंट 0 है तो क्या वो इंप्लाई करे कि रैंक ऑफ डी 0 हो। सो ऑप्शन ए इज रॉन्ग। इवन रैंक किस मैट्रिक्स का 0 होता है, केवल और केवल 0 मैट्रिक्स का रैंक 0 होता है, अदरवाइज रैंक 0 नहीं होता। सो ये तो नॉन जीरो मैट्रिक्स का वहीं से क्लियर हो जाता है कि रैंक कभी 0 नहीं होगा। सी ऑप्शन, अगर रैंक 1 हो किसी मैट्रिक्स का तो डिटर्मिनेंट जो होगा वो नॉन जीरो होगा। इसका रैंक 1 है बट इसका डिटर्मिनेंट क्या है, 0 है। सो ऑप्शन सी इज ऑल्सो रॉन्ग। नाउ रैंक ऑफ डी अगर एन हो, मतलब जितने नंबर ऑफ रोज है उतना ही उसकी रैंक हो, तो डिटर्मिनेंट ऑफ डी जो होगा वो कभी 1 नहीं हो सकता। तो क्या हम ऐसी कोई मैट्रिक्स जानते हैं, क्या हम ऐसा कोई एग्जांपल जानते हैं जिसका डिटर्मिनेंट जो हो 1 भी हो, रैंक फुल भी हो।
सो यू कैन टेक डिटर्मिनेंट 1 से हमारे दिमाग में जो आता है वो आता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसकी रैंक जो है, रैंक ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स कितना होता है, जितनी मैट्रिक्स का ऑर्डर है n, जितने नंबर ऑफ रोज होंगे उतने हो जाएगा उसका रैंक। तो रैंक n है, रैंक n है, और डिटर्मिनेंट क्या है, वो है 1। सो ऑप्शन डी इज रॉन्ग। हेंस अगर 3 ऑप्शन डिस्कार्ड हो गए तो बी ऑप्शन अपने आप सही हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 26, इसके अंदर हमें क्या दे रखा है, लैम्बडा जो है प्रिमिटिव फिफ्थ रूट है यूनिटी का, साथ में एक मैट्रिक्स डिफाइन कर रखी है जो कि लैम्बडा को कंटेन करती है एंट्रीज के अंदर। और फिर हमें क्या कर रखा है कि R5 के एलिमेंट्स के लिए, R5 जो वेक्टर स्पेस उसके एलिमेंट्स के लिए हमें डिफाइन कर रखा है V ऑफ A को एसोसिएट कर रखा है VAV ट्रांसपोज से। मीन्स मैं VAV मतलब कोई भी वेक्टर लूँगा अगर मैं R5 का, तो इस मैट्रिक्स के साथ किस एक्सप्रेशन के थ्रू एसोसिएटेड है, VAV ट्रांसपोज का मॉड फिर उसका रूट। तो हमें क्या कर, हमें जो अब निकालना है वो क्या है, इफ W इज इक्वल्स टू 1 -1 1 1 -1 मीन्स एक पर्टिकुलर एलिमेंट ऑफ R5 के लिए, पर्टिकुलर वेक्टर ऑफ R5 के लिए हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, इस फंक्शन की। तो ऑप्शन है 0 1 -1 और 2। तो प्रिमिटिव फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी दे रखा है, मीन्स लैम्बडा की पावर 5 इक्वल्स टू 1 दे रखा है हमें, ठीक है, ये हमें गिवन है। नाउ हमें W ऑफ A निकालना है, तो हमें केवल W ट्रांसपोज की वैल्यू निकालनी है, उसका मॉड करके रूट कर देना है। सो W ट्रांसपोज क्या होगा, W का ट्रांसपोज कर देना मीन्स 1 -1 1 1 एंड -1। सो हमें सिंपली मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है जो हम कर सकते हैं, वो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन वैलिड है या नहीं। 5 क्रॉस 1 का ये होगा, 5 क्रॉस 5 का ये है, और 5 क्रॉस 1 का 1 क्रॉस 5 का 5 क्रॉस 1 का ये होगा, और 1 क्रॉस 5 का ये होगा। सो नंबर ऑफ कॉलम्स नंबर ऑफ रोज के बराबर होने चाहिए हैं। सो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज वैलिड, हमें सिंपली इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर देना है और फिर हमें वे निकालना है। सो हमारे पास क्या आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद, लैम्बडा -2 लैम्बडा -1 प्लस लैम्बडा स्क्वायर। नाउ लैम्बडा की पावर 5 इक्वल्स टू 1 वॉज गिवन टू अस। सो इफ आई विल मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय लैम्बडा -2, so lambda cube will be equals to lambda -2. Now similarly if I multiply lambda -1 both sides, so lambda 4 equals to lambda -1 means lambda -2 can be replaced by lambda cube। lambda -2 को हम रिप्लेस कर सकते हैं लैम्बडा क्यूब से, और लैम्बडा -1 को हम रिप्लेस कर सकते हैं लैम्बडा 4 से। इसको एक बार रीअरेंज कर लें, तो देखो अब ये क्या बन रहा है, ये हमारे पास बन रहा है GP। 5 टर्म्स हैं, पहले जो A की वैल्यू है वो 1 है, और R जो है वो क्या है, लैम्बडा है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, A 1 - R रेज़ टू पावर n अपॉन 1 - R। सो 1 - लैम्बडा रेज़ टू पावर 5 1 - लैम्बडा, and lambda raised to power 5 was equals to 1, so it will become 0 means W ट्रांसपोज की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 0। 0 का मॉड भी 0, 0 का रूट भी 0, so आंसर इज A। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 29। द डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल सिमेट्रिक मैट्रिसेस विद ऑर्डर n क्रॉस n विद रियल एंट्रीज एंड ट्रेस इक्वल्स टू 0 इज। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो हमें डायमेंशन पूछ रहा है एक वेक्टर स्पेस का जो कि सिमेट्रिक मैट्रिसेस का कंटेन करता है, और रियल एंट्रीज है और ट्रेस इक्वल्स टू 0 है।
मीन सिंपली वेक्टर स्पेस जो कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स का वेक्टर स्पेस और ट्रेस जो है वो 0 है। नाउ हमारे पास डायमेंशन निकलना, डायमेंशन का मतलब कितना हुआ, डायमेंशन का मतलब क्या हुआ कि बेसिस के अंदर कितने एल आई एलिमेंट्स आएंगे, बेसिस की कार्डिनलिटी क्या है। सो सिमेट्रिक जब भी हम मैट्रिसेस की बात करते हैं, अगर मैं MNR की बात करूं तो उसका डायमेंशन कितना होता है, n² होता है, क्योंकि उसके अंदर n² एंट्रीज होती हैं जो कि इंडिपेंडेंट होती है एक दूसरे से। सो n² मेरे पास एलिमेंट्स हो सकते हैं, एलिमेंट्स का मतलब हुआ यहाँ पे मैट्रिसेस का। सो सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो होती है वो एक स्पेशल टाइप की मैट्रिक्स होती है, उसके अंदर क्या होता है, डायगोनल से ऊपर की एंट्रीज और डायगोनल से नीचे की एंट्रीज जो होती हैं वो इक्वल होती हैं। तो मीन्स क्या हुआ कि तो जो डायगोनल से ऊपर की एंट्रीज होंगी और डायगोनल से नीचे की जो एंट्रीज होंगी वो इक्वल होती है। तो जो डायगोनल से अबव एंट्रीज है वो डिपेंड करें डायगोनल से नीचे वाली एंट्रीज पे रखा है, डायगोनल की नीचे वाली एंट्रीज जो है वो डिपेंड करें डायगोनल की अबव एंट्रीज से। तो मेरे पास जो नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट एलिमेंट्स रह गए इन सिमेट्रिक मैट्रिक्स के केस में वो कितने रह गए, नंबर ऑफ डायगोनल एंट्रीज प्लस नंबर ऑफ नॉन डायगोनल अबव द डायगोनल। आप भी जो नंबर ऑफ नॉन डायगोनल एंट्रीज अबव डायगोनल भी ले सकते हो, बिलो डायगोनल भी ले सकते हो, एक ही बात है। केवल इंडिपेंडेंट एलिमेंट्स केवल ये रहेगा क्योंकि लोअर डायगोनल की एंट्रीज ये जो लोअर एंट्रीज हैं वो अपर एंट्रीज के इक्वल है। सो डायगोनल एंट्रीज कितनी होती हैं किसी भी मैट्रिक्स के अंदर, n होती है। और अब नंबर ऑफ नॉन डायगोनल एंट्रीज अबव डायगोनल, डायगोनल के ऊपर, तो टोटल एंट्रीज होती है n²। इसमें से अगर अब मैं n हटा दूँ, मतलब ये डायगोनल एंट्रीज हटा दूँ, तो मेरे पास क्या आ गई, टोटल नंबर ऑफ नॉन डायगोनल एंट्रीज आ गई है। तो अब मेरे को चाहिए केवल अपर के ऊपर की या लोअर, मतलब डायगोनल के ऊपर की, डायगोनल के नीचे की। सो जितना ऊपर होगी उतनी ही नीचे होंगी नंबर ऑफ एंट्रीज, सो n² - n/2 हो जाएंगी। तो नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट एलिमेंट्स कितने हो गए, n + n² - n/2। नंबर ऑफ डायगोनल एंट्रीज n, नंबर ऑफ नॉन डायगोनल एंट्रीज अबव डायगोनल इज n² - n/2। ये तो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स के केस में। बट जब मैं बात करता हूँ, साथ में हमें क्या कंडीशन एक और दे रखी है कि ट्रेस जो है वो 0 है। ट्रेस 0 का मतलब क्या हुआ, a11 + a22 + a33 so on to ann = 0, मतलब सम जो है डायगोनल की एंट्रीज का वो 0 है। सो n वेरिएबल्स आर अटैच विद वन इक्वेशन। सो नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल्स कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल्स = नंबर ऑफ वेरिएबल्स माइनस नंबर ऑफ इक्वेशंस, सो n - 1। तो जहाँ पे मैं इंडिपेंडेंट एलिमेंट्स के अंदर डायगोनल एंट्रीज में n लिख रहा था, वहाँ पे अब n - 1 लिखना पड़ेगा। सो डायमेंशन ऑफ W, डायमेंशन ऑफ, मैं इसको अगर वेक्टर स्पेस को V से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ तो n - 1 + n² - n/2, and I'm taking LCM 2n, so n² + n/2 - 1, n² + n/2 - 1। So option 2 is correct. Question number 35. Let W be the vector space of all real polynomials of degree at most 3. मीन्स हमें W क्या है, एक वेक्टर स्पेस दे रखा है जिसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो रियल पॉलिनोमियल्स हैं, मीन्स पॉलिनोमियल विद रियल कोफिशिएंट्स जिनकी डिग्री एटमोस्ट 3 है। मीन्स डिग्री या तो 1 है या 0 है या 2 है या 3 है, बट इससे ज़्यादा की डिग्री का पॉलिनोमियल इस वेक्टर स्पेस के अंदर अलाउड नहीं है। सेकेंड थिंग हमें दे रखी है कि डिफाइन किया है फिर एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन W से लेकर W में, सेम वेक्टर W से लेकर उसी के ऊपर डिफाइन कर दिया है कि T ऑफ Px, मतलब
W के अंदर जो एलिमेंट्स थे वो क्या थे, रियल पॉलिनोमियल्स थे। जब हम उसके ऊपर T ऑपरेट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, डेरिवेटिव ऑफ P डैश एक्स, मीन्स सिंपल पॉलिनोमियल का जो भी होगा डेरिवेट कर देना है। अगर हमारे पास पॉलिनोमियल है 1 + x तो उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1, सो इट विल बी द इमेज ऑफ 1 + x अंडर T। P डैश एक्स देखो पॉलिनोमियल का डेरिवेटिव पॉलिनोमियल होता है और वो W का एलिमेंट ही होगा। फिर हमें क्या करना है, मैट्रिक्स निकालना है विद रेस्पेक्ट टू बेसिस जो भी गिवन है 1x, x² x³। तो जब भी कुछ इस तरह का क्वेश्चन हो, मतलब हमें एक वेक्टर स्पेस दे रखा हो, एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन कर रखी हो और मैट्रिक्स पूछ रहा हो बेसिस के रेस्पेक्ट में, सबसे पहले हमें जो करना चाहिए वो क्या है कि हमें मैट्रिक्स का ऑर्डर चेक कर लेना चाहिए ऑप्शंस के अंदर। तो हमारे कुछ ऑप्शंस जो होंगे वो डिस्कार्ड हो जाते हैं, बट यहाँ पे वो रोल काम नहीं करेगा। तो पहले तो मैं मैट्रिक्स का ऑर्डर कैसे पता करते हैं वो बता देता हूँ कि हमें जो है मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा, डायमेंशन ऑफ कोडोमेन इनटू डायमेंशन ऑफ डोमेन, डायमेंशन ऑफ कोडोमेन इनटू डायमेंशन ऑफ डोमेन, ये मैट्रिक्स का ऑर्डर होने वाला है। तो कोडोमेन भी यहाँ पे सेम है और डोमेन भी यहाँ पे सेम है, तो हमें एक स्क्वायर मैट्रिक्स मिलेगी। उसका बेसिस क्या है, 4 एलिमेंट्स कंटेन करता है, तो उसका डायमेंशन क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। सो 4x4 की मैट्रिक्स मिलेगी। अब सभी ऑप्शन में 4x4 की मैट्रिक्स है, तो हम ये वाली चीज़ यहाँ पे काम नहीं ले सकते। अब हमें जो है T एक लीनियर ऑपरेटर भी है यहाँ पे W से लेकर W में, क्योंकि सेम वेक्टर स्पेस से जब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो तो हम उसको लीनियर ऑपरेटर बोलते हैं। तो हम मैट्रिक्स निकालने के लिए जो बेसिस काम में लेंगे वो यही वाला लेंगे दोनों साइड, इधर भी और मतलब डोमेन में भी और को डोमेन में भी। तो अब हमें मैट्रिक्स निकालने के लिए करना क्या है, सभी क्वेश्चंस में अगर इस तरह का जो भी क्वेश्चन होगा उसके अंदर सेम ही मेथड फॉलो करने वाले हैं हम, क्या जो बेसिस के एलिमेंट्स हैं उनकी इमेज निकाल दो। सो देखो बेसिस के एलिमेंट्स हैं, पहला बेसिस का एलिमेंट क्या है 1। सो जब मैं 1 पे T ऑपरेट करूँगा तो क्या आएगा, डेरिवेटिव ऑफ 1 दैट इज़ 0, T ऑफ x पे जब T ऑपरेट करूँगा तो डेरिवेटिव ऑफ x दैट इज़ 1, x² का डेरिवेटिव बन जाएगा 2x, x³ का डेरिवेटिव बन जाएगा 3x²। नाउ दीज आर द एलिमेंट्स इन रेंज स्पेस, ये रेंज स्पेस के अंदर है। तो हम इसको जो है मतलब हमारे इस वाले W के अंदर है, तो हम W के बेसिस के एलिमेंट्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में इनको लिख सकते हैं। सो 0 है तो 0 के लिए सभी के कोफिशिएंट्स क्या होने पड़ेंगे, 0 होने पड़ेंगे। वन है तो 1 के लिए कोफिशिएंट 1 का 1 रहेगा, कांस्टेंट का 1, बाकी सबके लिए कोफिशिएंट 0। 2x है तो x का कोफिशिएंट 2 होगा, बाकी सब 0। थ्री x² है तो बाकी सबका कोफिशिएंट तो 0 और x² का कोफिशिएंट 3। नाउ हम आधा काम कर चुके हैं, अब हमें मैट्रिक्स निकालने के लिए क्या करना है, ये जो कोफिशिएंट्स आए हैं हमारे पास ये रोज की फॉर्म में, हमें इनको ट्रांसपोज करके कॉलम की फॉर्म में लिख देना है। सो ट्रांसपोज करें इनका 0 0 0 0 0 एंड 0, 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 and 0 0 3 0। So option C is